नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं अमरजीत शर्मा आप सभी के बीच एक टॉपिक लेकर चला हूं जो कि होगा क्रांतिकारी घटना। यहां से निश्चित ही किसी प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 अंक आता ही आता है, और अगर अंक नहीं भी आता है तो ये आपके सामान्य जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि भारत की आज़ादी के क्रम में देखिएगा बहुत ऐसे क्रांतिकारी घटना हुए थे जिसमें क्रांतिकारियों को जो है कहीं प्रताड़ना देकर फांसी दिया गया, तो कहीं ऐसे फांसी दिया गया, कहीं जो उन्हें गोली से मार दिया गया। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे और उसे महसूस करने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस टॉपिक को समझेंगे तो आपके मन से ये ख्याल निकल जाएगा कि हमारे देश की आज़ादी कोई विरासत में नहीं मिली है, बशर्ते कि इस देश की आज़ादी के लिए जो है काफ़ी जो है लाखों की कुर्बानियाँ यहाँ पर हुई है। उन्हीं में से लाखों कुर्बानियों में से कुछ महत्वपूर्ण कुर्बानी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आज का टॉपिक लेके चले हैं क्रांतिकारी घटना। देखिए, भारत के आज़ादी के लिए 2 दल काम कर रहे थे, आप सभी को पता होगा, नरम दल और एक गरम दल। तो नरम दल का काम क्या था कि नरम दल का जो काम था कि वो जो अंग्रेजों के समक्ष जो है अंग्रेज अधिकारी के सामने यदि कोई भी बात रखना था तो वो आवेदन देते थे, लिखित आवेदन देते थे कि हमारा ये काम हो जाना चाहिए। हालांकि अंग्रेज इस बात को नहीं समर्थन देते थे, आवेदन कई बार ठुकरा देते थे। ये नरम दल का काम था। नरम दल ये भी कहते थे कि जब भी कोई धरना प्रदर्शन देना होगा तो हम धन जो इकट्ठा करेंगे वो चंदा मांग मांग के इकट्ठा करेंगे। उसी के क्रम में हमने असहयोग आंदोलन के समय में पढ़ा था कि एक मुठिया आंदोलन शुरू हुआ था, जो बिहार में जो है चंदा वसूलने का काम हो रहा था। घर घर से जो है अनाज वसूले जा रहे थे। तो चंदा वसूल करके जो होगा, जो भी हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे चंदा वसूल करके। इसी तरीके से जो नरम दल के जो नेता थे वो उपवास रखते थे, कोई भी बात अपना मनवाने के लिए अंग्रेजों के सामने ना उपवास रखा करते थे। और इसी तरीके से बहिष्कार का प्रयोग कर रहे थे। ये नरम दल की बात हो गई। लेकिन वही गरम दल वाले जो लोग थे कहते कि नहीं, हम आवेदन नहीं देंगे, हम अपील, हम भीख नहीं मांगने जाएंगे। गरम दल के नेता जो है, ये नरम दल के नेता लोगों को भिखारी कहा करते थे, क्योंकि ये भीख मांगते थे। अंग्रेजों से भीख क्या मांगना है, जो है तुम डायरेक्ट उससे ले लो, छीन लो। तो छीनने की प्रवृत्ति जो है गरम दल के नेता कर रहे थे। हालांकि दोनों नेता की आवश्यकता थी, गरम दल और नरम दल। तो गरम दल कहते थे कि लूटो, अंग्रेजों को लूटो, क्योंकि अंग्रेजों ने हमको लूटा है तो उसको लूटने में क्या जाता है। तो ये गरम दल के नेता कहते थे कि उसको लूटा जा। इस तरीके से है गरम दल के नेता कहते थे कि हम जो है धरना प्रदर्शन नहीं देंगे, हम मांगेंगे नहीं, अगर तुम नहीं माना तो हम और बम और गोली का प्रयोग करेंगे, बम और गोली का प्रयोग करेंगे। हम अहिंसा के जो है पथ पर नहीं चलने वाले, हम हिंसात्मक रूप भी ले सकते हैं। ये गरम दल के नेता कह रहे। इसी तरीके से ये लोग कह रहे थे कि जो बदनाम अंग्रेज अधिकारी है या जो बदनाम अंग्रेज है उसकी हत्या करो, उसको मारो, और उसको मारोगे तो उसके अंदर जो है एक डर भय बनेगा और अंग्रेज इस देश को छोड़कर भागेंगे। तो अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने के लिए जो है भारतीय कई क्रांतिकारियों ने, यही गरम दल के जो नेता होंगे उन्हें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रमुख रूप से इन्हें क्रांतिकारी कहा जाता है। गरम दल जो युद्ध की नीति अपनाते हैं उन्हें क्रांतिकारी ही कहते हैं। तो यही क्रांतिकारी घटना कौन कौन से ऐसी प्रमुख हुए थे जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है। हालांकि यदि आप बीपीएससी और बिहार एसएससी का एग्जाम देते हैं तो यहां से निश्चित ही 2 प्रश्न पक्का लग जाता है, 2 क्वेश्चन तो निश्चित बनेगा ही बनेगा। तो ये पॉइंट आप जरूर समझ के जाइए, ठीक है। अब बात करते हैं, हालांकि 1905 से देखिएगा, 1905 के पहले बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी घटना नहीं हुआ है, क्योंकि 1905 से पहले जो है आदिवासी घटना घटी हुई। जैसे हम देखेंगे संथा, आप देखेंगे हो विद्रोह हुआ या कोल विद्रोह हुआ, ये सब आदिवासी घटना हुई। तो ये विशेष रूप से भारत में जो है आदिवासी 1905 के बाद से जो ना अंग्रेजों की प्रताड़ना भारत में शुरू हो जाती है, और उसके बाद जो है बहुत सारी घटनाएं अंग्रेजों के खिलाफ होती है भारतीयों के द्वारा। तो 1905 के बाद से ज़्यादा देखना है। एक 1897 में हम देखेंगे कि 1897 में कमिश्नर रैंड और एयर्स्ट हत्याकांड होता है। कमिश्नर रैंड, ये एयर्स कमिश्नर रैंड जो है ये पूना के कमिश्नर थे, और एयर्स जो है पूना के जिला अधीक्षक थे, यानी जिला अधिकारी थे। तो ये कमिश्नर रैंड और एयर्स हत्याकांड जो है पूना में होता है। स्थल पूछे जाते हैं कि कमिश्नर रैंड और एयर्स हत्याकांड किस स्थल पे हुआ, तो आप बता सकते हैं पूना में।
और इनकी हत्याकांड का जो है काम किसने किया, तो चापेकर बंधु ने किया। ये हुआ क्या था, थोड़ा सा 5 मिनट कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। नासिक में इस वक्त प्लेग महामारी फैली हुई थी और प्लेग महामारी फैलने के क्रम में जो है जिस तरीके से इनको सुरक्षा मुहैया कराना था वो सुरक्षा नहीं मुहैया करा पा रहे थे, बल्कि इसके बदले में ये लोग घर घर जाकर और जो बीमार व्यक्ति था उसको पकड़ पकड़ के जेल में ठूस रहा था लोग, और साथ ही उसके ऊपर ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे थे, प्रताड़ना दे रहे थे, जिसके वजह से ये चापेकर बंदी, ये 3 भाई है, 3 भाई खिसिया जाते हैं और ये तय कर लेते हैं कि हमको कमिश्नर रैंड और एयर्स को मार डालना है, क्योंकि इसके प्रमुख आरोपी यही थे। तो यही 3 बंधु थे, 3 भाई, दामोदर हरि चापेकर। देखिए भगवान का नाम हरि से लिया जाता है, कृष्ण का नाम ही हरि है, तो हरि चापेकर याद रखेंगे। कृष्ण चापेकर ये भी कृष्ण का ही नाम है, और वासुदेव चापेकर ये भी कृष्ण का ही नाम है। तो यही चापेकर बंधु है। यदि आप लो लेवल के एग्जाम में बैठते हैं तो सीधे पूछे जाते हैं कि कमिश्नर रैंड और एयर्स हत्याकांड में प्रमुख आरोपी कौन थे, तो आपको बताना प्रमुख क्रांतिकारी जो थे चापेकर बंधु है। लेकिन यदि बीपीएससी लेवल में, यूपीएससी लेवल के एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर चापेकर बंधुओं को खोल के पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन चापेकर बंधु नहीं है। तो आपको याद रखना है हरि चापेकर, कृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर, ये 3 चापेकर बंधु थे और इन्हीं के द्वारा जो है हत्या किया गया। और ये हत्या की जो साजिश रखी गई दामोदर हरि चापेकर के द्वारा, इसका प्रमुख साजिश रची गई। साजिश क्या रचा गया कि 25वें साल का जो महारानी विक्टोरिया जो बनी थी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री, उनकी जुबली प्रोग्राम था, डायमंड जुबली प्रोग्राम नासिक में होने वाला था। तो नासिक में डायमंड जुबली प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा, लेकिन जुबली प्रोग्राम से जैसे ही ये दोनों रिटर्न निकल रहे थे, ये रिटर्न निकलने के क्रम में इनके ऊपर गोली और बम से इनके ऊपर हमला किया गया और ये दोनों में से कमिश्नर ये देखेंगे कि एयर्स जो थे, ये एयर्स दौरे पर ही दम घोट देते हैं, दौरे पर स्पॉट डेट हो जाता है एयर्स का, जबकि कमिश्नर रैंड जो है ये बचते हैं। लेकिन बाद में देखिएगा कि 3 जुलाई 1897 की इनकी कमिश्नर रैंड का जो है मृत्यु हो जाता है। 3 जुलाई 1897 की इनकी मृत्यु हो जाती है और 22 जून 1897 को उसके ऊपर बम वगैरह गोली फेंका जाता है। तो ये घटना आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं इसके बाद 1908। मैंने बताया 1905 के बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाले हैं। कारण क्या था कि 1905 में हुआ क्या कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और बंगाल विभाजन घोषणा के बाद जो है काफ़ी बंगाली लोग जो है रुष्ट थे अंग्रेजों से। इसी क्रम में देखिएगा कि 1908 में एक जज है, नाम है किंग्सफोर्ड। यही किंग्सफोर्ड हत्याकांड के नाम से इसे जाना जाता है। एक लाइन पहले ये समझ ले, फिर इसके बाद कहानी को समझेंगे। किंग्सफोर्ड हत्याकांड का प्रयास कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में। इसके प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी। अब थोड़ा सा कहानी को समझेंगे। हुआ क्या था कि ये किंग्सफोर्ड जो जज थे ये बहुत ही समझेंगे कि कड़ा रूप अपनाते थे भारतीयों के लिए। यदि भारतीय अगर कोई अपराधी पकड़े जाते हैं तो उनके लिए कठोर सजा, और अंग्रेजी अपराधी कोई अंग्रेज पकड़ा जाता था तो उनको कम सजा देते थे। यानी सजा में जो है पक्षपात ज़्यादा रखते थे। इसलिए इनके अगर हुआ क्या, जैसे मान लो कि किसी का केस चला गया किंग्सफोर्ड के हाथों, तो वो लोग समझ गया कि अब इसको जो है जो 3 महीने का सजा होने वाला होगा उसको 3 साल की सजा बनेगा। यहाँ तक कि छोटी छोटी घटना को लेकर वो फांसी की सजा तक सुना देने वाले ये जज थे। इसलिए ये 2 व्यक्ति जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों व्यक्ति कोलकाता से संबंध रखते हैं और वो लोग तय कर लिए कि अब जो है इसको मारना होगा किंग्सफोर्ड को, क्योंकि इसके सामने जो भी भारतीय क्रांतिकारी पकड़े जाते थे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाता था। तो इसके वजह से इनको तय कर लिया गया कि इन्हें मारा जाएगा। और यह कम उम्र के लड़के हैं खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये तय कर लिए। अब एक और चीज़ होता है कि जब भारतीयों को ज़्यादा प्रताड़ित करने वाले जो अंग्रेज थे उसे भी प्रमोशन मिलते जाता था। चूँकि इस वक्त देखिएगा कि जज किंग्सफोर्ड जो थे पहले प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे और प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के बाद जो है इन्हें सेशन जज बना दिया जाता है। जब इस प्रकार की घटना होती है, जब क्रांतिकारी को पकड़ के और उसको कठोर नीति देते तो अंग्रेज बड़ा खुश होते थे कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, भारतीयों को प्रताड़ित कर रहे हो। अब इसके वजह से अंग्रेज जो अधिकारी थे इसके ऊपर इसका प्रमोशन पर प्रमोशन दिया करते थे, इसलिए भी भारतीय रुष्ट थे। और तय हो गया कि यही खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी तय कर लिए कि इसको मारना होगा। तो एक प्रोग्राम सेट होता है, कोलकाता से ये लोग चलता है और आके पहले मुजफ्फरपुर में पूरी तरह से देखते हैं कि इसका जो है इसका किंग्सफोर्ड का क्या क्या डेली का रूटीन है।
तो ये तय कर लिया कि जो है सुबह किंग्सफोर्ड जो है अपनी बग्गी से और कोर्ट की तरफ निकलते, कचहरी की तरफ निकलते हैं और फिर शाम को रिटर्न होते हैं। तो यही अगले दिन जो है सुबह में जब इनकी बग्गी निकलती है, यानी गाड़ी निकलती है, तो उसी बग्गी पर ये लोग क्या कर दिया, बम फेंक दिया। बम फेंक कर वो लोग चल दिया। वहाँ से चल देने के बाद जो है देखिए कि कोलकाता निकल रहे थे लोग, सुबह होती है अगले दिन, तो सुबह जो है ट्रेन में चर्चा होती है कि किसी ने किंग्सफोर्ड के बग्गी पर बम फेंक दिया, यानी किंग्सफोर्ड के बग्गी पर बम फेंक दिया। और वो किंग्सफोर्ड मरा नहीं, किंग्सफोर्ड की पत्नी थी कैनेडी। तो ये किंग्सफोर्ड की पत्नी मिस कैनेडी थी कि मिस कैनेडी गलती से उस बग्गी में जा रही थी। और उस दिन हुआ क्या था कि उस दिन मिस कैनेडी की एक सहेली भी आई थी उनके घर, और यही सहेली को ड्रॉप करने के लिए घर से निकली थी, और यही किंग्सफोर्ड की गाड़ी से। संयोग यह था कि मारना था किंग्सफोर्ड को, और गलती से कौन मारी गई, तो कैनेडी मारी गई। अब ये जो ट्रेन में ये चर्चा का विषय हो गया कि किंग्सफोर्ड पर किसी ने बम फेंक दिया, और उस समय ट्रेन में ये लोग बैठे भी थे। तो अब ये हुआ कि उसी वक्त वहाँ से ट्रेन में एक पुलिस अधिकारी, पुलिस जो है गुजर रहा था। अब इनके चेहरे जो है धीरे धीरे लाल होना शुरू हो गया, क्योंकि चर्चा उसी समय चल रहा था। अब चेहरा लाल होने की वजह से जो है इनको पुलिस अधिकारी जो है वो भांप लेता है कि कहीं ना कहीं ये भी उस किंग्सफोर्ड की हत्याकांड में शामिल है। हालांकि यह जो है जैसे ही नज़दीक पुलिस अधिकारी आता है कुछ पूछने के लिए, चाहे जो भी पूछने के लिए, वहाँ पर पूछने के लिए आता है कि तुम्हारे पास टिकट है या नहीं है। तो हालांकि टिकट रहने के बावजूद भी इनको तो डर था कि कहीं हमको किंग्सफोर्ड हत्याकांड में पुलिस पकड़ न ले। तो इस क्रम में जो है यही कम उम्र के व्यक्ति हैं प्रफुल्ल चाकी। देखिएगा प्रफुल्ल चाकी जो है, प्रफुल्ल चाकी उनको डर हो गया कि कहीं हम पकड़े ना जाए, तो इस एवज में वो अपना पिस्तौल निकालते हैं और अपने आप को गोली मार लेते हैं। अब गोली मार लेने के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि कहीं ना कहीं यह आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, और तुरंत उनके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है, खुदीराम बोस को। और खुदीराम बोस को यहाँ पर उगलवा लिया जाता है कि तुमने बम फेंका। जी बम फेंका। कहाँ से बम लाया था बताने में एकदम असफल होते हैं, काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है, मारते हैं अंग्रेज, लेकिन वह नहीं बताते कि हम बम कहाँ से लाए थे और किस उद्देश्य से इसके ऊपर फेंके थे। और बाद में देखिएगा कि 11 अगस्त 1908 को जो है मात्र 18 वर्ष की उम्र में, कम उम्र के जो बालक है खुदीराम बोस, और इसको फांसी दे दिया गया 18 वर्ष की आयु में। तो ये समझ सकते हैं कि किंग्सफोर्ड हत्याकांड का प्रयास में कौन थे, खुदीराम बोस थे और एक प्रफुल्ल चाकी थे। इसके बाद बात करते हैं 1908 की। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र कांड होता है। देखिए जो हम ये समझने वाले हैं 1908 में किंग्सफोर्ड हत्याकांड, इसी से जुड़ा हुआ केस अलीपुर षड्यंत्र कांड भी है, इसी से जुड़ा हुआ। थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अलीपुर का नाम जो है यही कोलकाता है। आपने समझा भी था कि अलीपुर जो है संधि हुआ था। इससे पहले जो हमने बताया थे कि सुजाउद्दीन सिराजुद्दौला जो था, और जब बक्सर का युद्ध हुआ था, और उसके बाद जो है अलीपुर की संधि हुई थी। तो ये अलीपुर वही कोलकाता का नाम है, और यही अलीपुर षड्यंत्र कांड होता है। हुआ क्या कि अनुशीलन समिति के सदस्य के रूप में हेमचंद्र कानूनगो, अरविंद घोष, बारिंद्र घोष, करेंद्र गोसाई और सत्येंद्र चाकी, ये अनुशीलन समिति के सदस्य थे। जगह जगह यह छोटी छोटी समितियां कार्य कर रही थी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध धरना प्रदर्शन के लिए। उसी क्रम में एक अनुशीलन समिति थी। इसमें ये हेमचंद्र कानूनगो, अरविंद घोष और बारिंद्र घोष, ये दोनों के घर, एक ही दोनों भाई है अरविंद घोष, बारिंद्र घोष, इन्हीं के घर में जो है बम बनाया जा रहा था। बम बनाने की काम, चूँकि बम यहीं से बन रहा था। एक बार हुआ क्या कि बम इसी में फट गया, इन्हीं के घर में। चूँकि किसी अंग्रेज को पता नहीं था कि बम कहाँ से आ रहा है, और बम फट गया यहाँ पर। तो ये हल्ला हो गया कि यहाँ पर बम क्यों फटा, तो बम की फैक्ट्री इनके घर में चल रही थी। अब बम की फैक्ट्री घर में चलने की वजह से ये लोग गिरफ्तार हो गया, और इनके और भी जो साथी थे ये सभी लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, और इनके ऊपर काफ़ी यातना दिया जाता है, मारा जाता है कि बताओ तुम सब कहाँ कहाँ बम दिए हो, किसको किसको बम बेचे हो, और कौन कौन से घटना में शामिल है। तो ये लोग काफ़ी, इनको प्रताड़ित किया जाता है, और इसमें से देखिएगा कोई जवाब नहीं देता है कि हम बम किसको किसको दिए हैं।
देखिए, अब इसी में से एक व्यक्ति टूट जाते हैं, नाम है करेंद्र गोसाई। यही करेंद्र गोसाई जो है यही टूट जाते हैं। अंग्रेज काफ़ी मारते हैं, लेकिन इनमें से टूटते कौन है? करेंद्र गोसाई। और करेंद्र गोसाई को सरकारी गवाह बना लिया जाता है। यही बताते हैं कि हम लोग जो बम बनाते थे यही हमारा ही बम 1908 किंग्सफोर्ड हत्याकांड के प्रयास में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी हमारा ही बम लेके गया था। हमारा ही बम जो है, आगे समझिएगा कि इसके और भी घटना हुआ था जिसमें अलीपुर के अलावा और कई कई अलग अलग जगहों पर ये लोग बम देने का काम किया, तो वो सारे चीज़ों का खुलासा किए। अब जो है जब ये सरकारी गवाह बन जाते हैं तो इन लोग को अब डर होने लगा कि कहीं ना कहीं हमें इस गवाही की वजह से, इसके गवाही की वजह से हमें फांसी हो जाए। तो ये लोग जेल में बंद है और जेल में ही तय कर लिया गया कि करेंद्र गोसाई को मारना पड़ेगा, क्योंकि ये एक धोखेबाज है और इसको मारना एकदम अनिवार्य है। ये लोग जेल में तय कर लेता है। और देखिए, जेल के अंदर ही पिस्तौल ये लोग मंगवा लेते हैं। पिस्तौल मंगाने के काम करते हैं सत्येंद्र चाकी। एक नीति अपनाते हैं लोग। ये लोग क्या करते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं। करेंद्र गोसाई इस वक्त बीमार था और बीमार था, इसका इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। और इधर जो है, इधर जेल में ये लोग बंद है। जेल में आपस में ये लोग सर फोड़ा-फोड़ी कर लेता है और मारामारी कर लेता है ताकि अंग्रेज जो है हमको अस्पताल लेके जाए। देखिए, बहुत बढ़िया घटना है। और ये लोग जो है इसी में सत्येंद्र चाकी अपना सर फोड़ लेते हैं ताकि अस्पताल हम जाए, और ये सत्येंद्र चाकी को अस्पताल ले जाया जाता है और उसी अस्पताल में करेंद्र गोसाई को ये मार देते हैं सत्येंद्र चाकी। और इसमें ये सब लोग को जो है फांसी हो जाता है, सिवाय एक व्यक्ति को छोड़कर जिसका नाम है अरविंद घोष। ये अरविंद घोष चूँकि इसमें बहुत सम्मिलित नहीं थे, कारण ये इनके बड़े भाई थे। इनका सिर्फ घर था और उस घर में ये बम का काम चल रहा था, इसलिए ये पकड़े गए थे। तो सिर्फ यही बच जाते हैं, बाकी सभी लोगों को क्या कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। तो ये बात आपने समझ लिया होगा। ये घटना अलीपुर षड्यंत्र कांड के नाम से जानी जाती है 1908 में। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बात करते हैं 1909 को। 1909 में एक कांड होता है जैक्सन हत्याकांड। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैक्सन हत्याकांड ये नासिक में होता है। और इसके बाद इसमें जो है प्लेग महामारी के अधीक्षक के रूप में इनके क्रांतिकारी का नाम है अनंत कन्हरे। ये जैक्सन हत्याकांड के जो है क्रांतिकारी हैं। ये 21 दिसंबर 1909 की ये घटना होती है। थोड़ा सा इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हुआ क्या कि इस समय जो है पूना में अक्सर हर 2, 4 साल, 5 साल के बाद प्लेग महामारी चल रहा था उस वक्त। तो पूना में फिर प्लेग महामारी आया था और प्लेग महामारी के अधीक्षक के रूप में कौन थे, तो जैक्सन थे। यही जैक्सन का काम क्या था, ये अधीक्षक थे, वहाँ के डीएम थे और डीएम का काम था राजस्व वसूलना। राजस्व वसूलने के क्रम में ये काफ़ी भारतीयों को प्रताड़ित करने का काम किए और राजस्व वसूलने के क्रम में ही घर घर जाना और घर से शोषण करने का काम जैक्सन कर रहे थे। इसीलिए अनंत कन्हरे नाम के एक व्यक्ति हैं और इन्होंने तय कर लिया कि जैक्सन को मारना पड़ेगा। अब हुआ क्या कि जैक्सन का विदाई समारोह था। चूंकि जैक्सन का अब ट्रांसफर हो गया था उस जिला से दूसरे जिला में, तो जैक्सन के ट्रांसफर हुआ कि 21 दिसंबर 1909 को। और यही ट्रांसफर के क्रम में विदाई समारोह नासिक में हो रहा था। विदाई समारोह में अब इसको क्या पता था कि हमारा विदाई सिर्फ पूना से नहीं बल्कि दुनिया से हो रहा है। अब देखिए, 21 दिसंबर 1909 को जो है विदाई समारोह के अंतर्गत जैसे विदाई समारोह से निकलते हैं, यही जो है अनंत कन्हरे इनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और यही जैक्सन हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध होता है। वही जैक्सन मारे जाते हैं 1909 में और इसके बाद अनंत कन्हरे पकड़े जाते हैं और अनंत कन्हरे को फांसी दे दी जाती है। तो ये लाइन आप समझ गए होंगे कि जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे, अनंत कन्हरे, और ये नासिक से संबंधित है। प्लेग अधीक्षक के रूप में जो है यही थे जैक्सन। इसके बाद बात करते हैं 1909 में ही एक और घटना होती है। कर्नल वाइली जो थे विदेश मंत्री के जो है सहयोगी थे कर्नल वाइली। और यहाँ होता क्या था कि विदेश में जो भी विद्यार्थी भारतीय पढ़ रहे थे उनके ऊपर शोषण का काम चल रहे थे इसी के सहयोग से। तो इसी समय में मदन लाल ढींगरा इस वक्त लंदन में थे और वहाँ पर भारतीयों का शोषण चल रहा था, जिसके एवज में मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वाइली, नाम से क्लियर है कर्नल है, तो कर्नल का मतलब पूरे देश का एक श्रेष्ठ अधिकारी के रूप में था और इसका सहयोगी जो है विदेश मंत्री थे। और यहीं पर उनके सहयोग के
वजह से जो है ज़्यादातर जो है विदेशों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के ऊपर ज़्यादा शोषण चल रहे थे, जिसकी वजह से मदन लाल ढींगरा ने यह तय कर लिया कि कर्नल वाइली को मारना पड़ेगा। और यही लंदन में कर्नल वाइली को बुलाया जाता है और लंदन में ही इसकी हत्या करते हैं। कौन? तो मदन लाल ढींगरा। और इसके एवज में ये 1 जुलाई 1909 की घटना है और 17 अगस्त 1909 को जो है फांसी दे दी जाती है मदन लाल ढींगरा को। मदन लाल ढींगरा पकड़े जाते हैं और यही इनकी जेल में, यानी लंदन पेंट विले जेल है, लंदन के पेंट विले जेल, वहाँ पर इनको फांसी दे दी जाती है। तो विशेष रूप से ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे। बात करते हैं इसके बाद 1912 की घटना। बहुत बढ़िया बात है, जरा सा 5 मिनट समय दीजिए, ये कहानी भी आपको समझ में आ जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग हत्या का प्रयास। देखिए 1912 में आपको पता होगा कि भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी और कोलकाता से स्थानांतरित कर दिया गया कहाँ? तो दिल्ली। तो कोलकाता के जो लोग थे वो लोगों में से कुछ लोग ये बात जो है ये रुष्ट हो गए, चूँकि भारत की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता के कुछ लोगों को ये खराब लगा कि राजधानी अब चेंज हो गया तो हम लोग का जो है विकास नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसके एवज से जिसने यह घोषणा किया था इसको मारने की नीति बन जाती है। यही लॉर्ड हार्डिंग होते हैं, यही घोषणा करते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ होगी? भारत की राजधानी हो जाएगी दिल्ली। तो इसी में दिल्ली बम कांड के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके प्रमुख क्रांतिकारी जो है रास बिहारी बोस, बसंत कुमार थे। ये रास बिहारी बोस और बसंत कुमार प्रमुख क्रांतिकारी है। हालांकि सहयोगी के रूप में वसंत कुमार बोस के साथ बाल मुकुंद, अवध बिहारी और अमीर घोष, ये 4 अन्य व्यक्ति भी सहयोगी के रूप में थे। जरा सा कहानी को समझिए। हुआ क्या कि जब लॉर्ड हार्डिंग ने यह घोषणा किया कि भारत की राजधानी अब दिल्ली होगी और ये दिल्ली भी गया लॉर्ड हार्डिंग और अपनी पत्नी के साथ जो है हाथी पर घूम रहा था। यानी ये हुआ कि प्रोग्राम रखा गया, कार्यक्रम आयोजित किया गया कि अब यह दिल्ली ही क्या होगी? भारत की राजधानी हुई। एक भव्य मेला, भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। वहाँ पर मेला लगा था और हार्डिंग की स्वागत हो रही थी और हार्डिंग वही हाथी पर बैठकर, और वही दिल्ली का चांदनी चौक था, चांदनी चौक पर ये निकला था और इस समय हार्डिंग को देखने के लिए बहुत बड़ी हुजूम पहुँची थी और बहुत बड़ी भीड़ में वहाँ पर यह भी था कि महिलाएं आगे और पुरुष पीछे थे। देखिए महिलाएं आगे थी लोग और सब पुरुषों को पीछे से देखने की अनुमति थी, महिला को आगे से देखने की अनुमति थी। इसी क्रम में यह 2 व्यक्ति थे, रास बिहारी बोस, बसंत कुमार। इन्होंने तय किया था कि अब हार्डिंग को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, जिसने जो कलकत्ता राजधानी स्थानांतरित कर दिया दिल्ली। तो यही लोग जाता है दिल्ली में और पूरी रणनीति के साथ बम लेकर जाते हैं। अब यह देखते हैं कि महिलाएं आगे हैं, पुरुष को आगे जाने ही नहीं दिया जा रहा है, तो मारेंगे कैसे? तो यही बसंत कुमार जो है, बसंत कुमार बोस जो है, महिला का कपड़ा पहनते हैं, महिला वस्त्र पहनकर और बम लेकर आगे जाते हैं, बम पटकते हैं हार्डिंग के हाथी पर। अब बम का इतना भयंकर धुआं हो गया कि समझ लीजिए कि सब लोग त्राहिमाम हो गया, भागम भाग की स्थिति हो गया। और इस क्रम में जो है जो हार्डिंग का महावत जो था, यानी जो हाथी चलाता है पिलवान, वो महावत मर गया। हार्डिंग के शरीर से पूरा रक्त निकलना शुरू हो गया। हालांकि हार्डिंग को आनन फानन में लेकर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और एक तरफ उसके ऊपर ब्लड चल रहा है और एक तरफ से ब्लड का स्राव ज़्यादा हो रहा है। तो यही समझिए कि इस समय रास बिहारी बोस, बसंत कुमार इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है। इसके बाद हार्डिंग बच जाते हैं, हार्डिंग नहीं मरते हैं, जबकि उनके महावत मारे जाते हैं। इसके बाद इस घटना की जांच होती है कि इसके प्रमुख आरोपी कौन हैं। तो प्रमुख आरोपी में देखिएगा बसंत कुमार बोस, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और अमीर चंद, ये 4 व्यक्ति गिरफ्तार हो जाते हैं, जबकि एक व्यक्ति रास बिहारी बोस जापान भाग जाते हैं। देखिए रास बिहारी बोस यहाँ से निकल गए और जापान चले जाते हैं। बाकी इन सभी लोगों को जो है फांसी की सज़ा दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है 1912 का हार्डिंग हत्याकांड प्रयास। बहुत बेहतरीन है, इसे आपने अच्छे तरीके से समझा होगा और निश्चित आपको याद हो गया होगा, रटने से नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं 1925 की घटना।
जरा सा समझते हैं। 1925 में काकोरी कांड होता है। जनरली अभी भारत सरकार ने इसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। काकोरी कांड, मैंने बताया गरम दल के नेता जो थे वो लोग चंदा नहीं इकट्ठा करते थे, उनको जब धन की आवश्यकता होती थी तो वो लूटते थे, अंग्रेजों को लूटने का काम कर रहे थे। तो यही अंग्रेजी ट्रेन चल रही थी। अंग्रेजी ट्रेन जो है, अंग्रेज का कुछ खजाना निकला हुआ था और वही खजाना जो है ट्रेन में काकोरी नाम के स्टेशन है, वहां पर इसको जो है खजाने का लूटने का प्रयास हुआ। और वो खजाना कितना था, तो मात्र 3000 रुपया। देखिए, मात्र 3000 रुपया लूटने के लिए जो है यही बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां गिरफ्तार हो जाते हैं और सबसे कम उम्र में अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दिया जाता है। देखिए, हमारे लिए आज 3000 रुपया बहुत कम लग रहा है, उस वक्त तो 3000 ज़्यादा था ना अंग्रेजों के समय में। तो ये 3000 वही अंग्रेजी खजाना था, उसको लूटने के लिए जो है काकोरी ट्रेन लूटने का घटना होती है। काकोरी बता सकते हैं कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, यही लखनऊ के उत्तर प्रदेश में यही काकोरी जो है ट्रेन है और स्टेशन है, और यहीं पर जो है ये घटना को अंजाम दिया जाता है। अशफाक उल्ला खां और बिस्मिल खां के नेतृत्व में काकोरी से जो है खजाना लूटने का काम हो रहा था ट्रेन से। तो इसमें जो है ये पकड़े जाते हैं दोनों व्यक्ति और इनको फांसी दे दी जाती है 19 अगस्त 1925 को। ये आपको एकदम ध्यान में आ गया होगा कि काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन प्रमुख क्रांतिकारी थे, तो ध्यान रखना है बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। इसी तरीके से अगला बात करते हैं 1928 में सौंदर्स हत्याकांड, ये भी इंपॉर्टेंट है। सौंदर्स हत्याकांड ये कहाँ हुआ, तो लाहौर में हुआ, पंजाब के लाहौर में, आप समझ सकते हैं। तो लाहौर में हुआ और इसके जो प्रमुख क्रांतिकारी है सौंदर्स हत्याकांड के, तो वो है सरदार भगत सिंह इसके प्रमुख जो है आरोपी हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इसी हत्याकांड में पकड़े जाते हैं और इनको फांसी दे दी जाती है 23 मार्च 1931 को। अब इसको जरा सा समझते हैं, ये सौंदर्स हत्याकांड की कहानी क्या है, इसको समझ लीजिएगा तो भगत सिंह को आप अच्छे तरीके से पहचान जाइएगा। अब देखते हैं कि यही होता है, आपको पता होगा कि साइमन कमीशन 1927 में गठित होती है और भारत में 1928 को आती है। वही 17 नवंबर 1928 का दिन था, पंजाब में साइमन कमीशन पहुंचा था। 17 नवंबर 1928 को पंजाब में साइमन कमीशन पहुंचा। इस समय पंजाब यानी शेरे पंजाब के रूप में लाला लाजपत राय थे। पंजाब के एक प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा दे रहे थे, काला झंडा दिखा रहे थे। इस क्रम में काफी भीड़ थी, उनके समर्थक भी थे, लेकिन ये जो है लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया और चारों तरफ से घिर कर इनके ऊपर बड़ी बेजोर, बड़ी बेरहमी से लाठी चार्ज किया गया, बहुत मारा गया। और यही लाठी चार्ज देने का जो आदेश दिया था, उस समय पुलिस अधीक्षक थे जेम्स ए स्कॉट। कौन थे भैया, तो जेम्स ए स्कॉट। ये जेम्स ए स्कॉट ने यह तय कर ये लाठी चार्ज का आदेश दिया। इस समय इनके शिष्य, इनके चेला यानी लाला लाजपत राय के शिष्य थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ये लोग चिल्लाते रह गया कि लाला जी, लाला जी, लाला जी, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अंग्रेजों से घिरे हुए थे और उन लोगों को अंग्रेजों ने पकड़े हुए थे और वो छुड़ा कर भी उनको बचा नहीं पाए। और अंत में वही लाला लाजपत राय जब बेहोश अवस्था में हो जाते हैं, अंग्रेज वहाँ छोड़ के चले जाते हैं, फिर इनको टांग के लेके जाया जाता है अस्पताल में, और अस्पताल में वही कहते हैं कि हमारे शरीर के ऊपर पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजों के लिए कील सिद्ध होगी। ये लाइन आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और उसी वक्त ये भगत सिंह जो है तय कर लेते हैं कि किसको मारना पड़ेगा हमको, तो जेम्स ए स्कॉट को। ये जेम्स ए स्कॉट को मारने की नीति बनाते हैं लोग, यही राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों व्यक्ति मिलकर। बाकी अन्य इनके साथ सदस्य लोग थे। ये लोग बैठकर ये तय करता है कि 17 नवंबर को हमारे लाला जी मारे गए हैं, हम लोग दिन रखेंगे 17 तारीख को ही, और ठीक दिन रखा गया 17 दिसंबर को। देखिए, घटना होती है 17 दिसंबर 1928 को।
17 दिसंबर 1928 को मारना था जेम्स ए स्कॉट को। बम ये लोग फेंका जेम्स ए स्कॉट पर, लेकिन गलती से जेम्स ए स्कॉट की गाड़ी निकल गई और उसके पीछे एक उप पुलिस अधीक्षक, यानी कहा जाए कि ये पुलिस अधीक्षक थे। और पुलिस अधीक्षक में भी एक सहायक पुलिस अधीक्षक होता है जिसको हम लोग कहते हैं एसपी, और उसके बाद होता है डीएसपी। तो डीएसपी जो होता है सहायक पुलिस अधीक्षक होता है। अब समझ सकते हैं कि सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप ऊपर जो है ये बम गिर गया सॉन्डर्स के ऊपर और सॉन्डर्स मारे गए। अब देखिए सॉन्डर्स मारे गए और इसके बाद ये लोग बम फेंक कर और चुप्पी साध लिया, और यही जो है पंजाब में बम फेंक दिए। अब इस समय जिस क्षेत्र में यहाँ बम फेंका गया, यहाँ से चूंकि एगो एसपी को मारना आज के समय में बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ पर एसपी के ऊपर बम ये लोग फेंक दिया। अब जिस गांव में ये बम फेंका गया उस गांव के सारे पुरुष को पकड़ लिया गया और सभी पुरुष को पकड़ पकड़ के पीटा जा रहा था। और इस वक्त अगर भगत सिंह कहते कि ना ना बम हम ही फेंके हैं, तो गांव की सभी महिलाएं कहती है कि तब हमारे लड़कवा को काहे पिटवाया, हमारे भैया को काहे पिटवाया, हमारे चाचा को क्यों पिटवाया, तुमको पहले ही बोल देना चाहिए था। तो यही बात हुआ, इसलिए यहाँ पर ये चुप हो गए भगत सिंह। लेकिन बाद में एक और बात होती है, आपको पता होगा कि पब्लिक सेफ्टी बिल पारित होता है। पब्लिक सेफ्टी बिल पारित होने के विरोध में ये लोग संसद पे जाके बम फेंकते हैं। संसद में इनका यह था कि संसद में बम फेंकेंगे तो बम हमारा फेंकना अंग्रेजों को मारने का उद्देश्य नहीं था, केवल अंग्रेजों का ध्यान आकृष्ट करना। और यही बात हुआ कि ये जाके संसद में बम फेंके असेंबली में, और जो है अंग्रेजों का ध्यान आकृष्ट भी हुआ कि नहीं पब्लिक सेफ्टी बिल जो है पारित हो रहा है इसके ऊपर। अब इस समय जो है भगत सिंह पूरे देश के बड़े नेता हो गए कि मजदूरों का नेता कौन है, तो भगत सिंह, चूंकि जिन्होंने संसद पर बम फेंक दिया और भारत भर में संसद में बम फेंका, लेकिन अभी तुरंत गिरफ्तार हो गए। इनको ये पता चला कि गिरफ्तार होंगे लेकिन पूरा हमें क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हमने किसी को मारा तो नहीं ना, हमारा मारने का उद्देश्य नहीं था, सिर्फ ध्यान आकृष्ट करना। उस समय मारने के उद्देश्य से मारेगा तभी फांसी वगैरह होगी या कोई सजा होगी। अगर मारे नहीं और उस बम से किसी को नुकसान नहीं हुआ तो उस वक्त जो है फांसी और सजा भी होती थी, तो बहुत कम, फांसी नहीं होती थी। तो इसलिए कम सजा होगी, 3 महीना का सजा होगा, सजा काट के चले आएंगे। तो एक बड़े लीडर के रूप में उभर गए। लेकिन अंग्रेज ने यह बड़ी चालाकी दिखाया। जो बम फेंका गया था असेंबली में, वो बम पता लगाया कि ये बम और सॉन्डर्स के ऊपर जो बम फेंका गया ये दोनों बराबर है। इसका मतलब कि जिस बम को फेंका गया असेंबली में, सेम बम से सॉन्डर्स की हत्या की गई है। इसका मतलब सॉन्डर्स हत्याकांड का मुख्य आरोपी यही है भगत सिंह। अब देखिए, जो कानून चलना चाहिए था, जो नीति चलना चाहिए था पब्लिक सेफ्टी बिल के विरुद्ध में फेंके गए बम के आधार पर, लेकिन वही नीति बदल गया और फिर बदल हो गया। फिर बदल होने के बाद अब यह कानून चलने लगा सॉन्डर्स हत्याकांड, और इस सॉन्डर्स हत्याकांड के आरोप में इनको फांसी दे दी जाती है 23 मार्च 1931 को। थोड़ी सी और घटना घटित होती है, देखिएगा। ये भगत सिंह और मुस्कुराते हुए, चूंकि अब जो मार दिए तो मार दिए, लेकिन मुस्कुराते हुए जो है मेरा रंग दे बसंती चोला, और यही गाते हुए जो है अपने जो है वीर शहादत को चले जाते हैं। तो ये समझ सकते हैं, इसको फील करेंगे तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको समझ में आएगा, और आपके दिमाग में ये जो बातें बैठी हुई है कि हमारी आज़ादी विरासत में मिली है, कोई विरासत में नहीं मिली है। देखिए कितने क्रांतिकारियों की जो है अपने आप को शहादत के लिए न्यौछावर किए हैं। इसी तरीके से आगे बात करते हैं सन 1930 की घटना। 1930 की घटना होती है शस्त्रागार डकैती कांड। मैंने आपको बताया कि जो गरम दल के नेता थे वो लूटने की प्रवृत्ति अपनाते थे। कारण क्या था कि भाई हमें अंग्रेजों से लड़ना है तो लड़ेंगे कैसे, हमारे पास शस्त्र ही नहीं है, तो शस्त्र आएगा कहाँ से, शस्त्र अब मांगने से आएगा, शस्त्र लूटना पड़ेगा। तो शस्त्रागार लूट की घटना होती है, शस्त्रागार डकैती की घटना होती है, और यह चटगांव में होती है। चूंकि चटगांव में अंग्रेजों का शस्त्रागार था, वहां पर हथियार रखे गए थे, और उस शस्त्रागार को अटैक किया लोग, और अटैक करने के क्रम में सूर्य सेन थे, बाकी इनके साथ अन्य सहयोगी भी थे, और सूर्य सेन वहां पर अटैक किए और इनको शस्त्र मिल भी जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, शस्त्रागार पर लूट होती है, शस्त्र मिल जाता है, बंदूक मिल जाता है, गोली नहीं मिलता है। देखिए एक अहम बात है कि बंदूक तो मिल गया, गोली नहीं मिल गया।
अब समझिए अंग्रेज बड़ा खीस में है, बहुत गुस्सा में है, क्योंकि हमारे शस्त्रागार पर इस सब ने अटैक कर दिया। इस क्रम में जो है गोलीबारी चलती है अंग्रेजों की तरफ से, और भारतीय जो ये क्रांतिकारी सूर्य सेन और इनके अन्य सहयोगी दोनों तरफ से गोलियां चलती है। इनके सूर्य सेन के जितने साथी थे वो सब जो है मारे जाते हैं और कुछ भाग निकलते हैं। इनमें एक बच जाते हैं सूर्य सेन, इनको पकड़ लिया जाता है। देखिए सूर्य सेन को पकड़ लिया जाता है और सूर्य सेन को 18 अप्रैल 1930 की घटना है, सूर्य सेन को फांसी की सजाएं होती है। और फांसी की सजा से पहले इनको कितना प्रताड़ना दिया गया जरा सा उसको महसूस कीजिए। पहले उनका दांत तोड़ दिया गया, पैर से नाखून निकाल दिया गया, हाथ से नाखून निकाला गया, बाल नोचा गया, काफ़ी प्रताड़ित किया गया। और यही प्रताड़ना के बाद जब ये बेहोश हो गए तो बेहोश अवस्था में इनको लटका दिया गया फांसी की सजा पर। और यहाँ तक जो मर गए, मरने के बाद भी इनके गार्जियन को, इनके माता पिता को इनकी लाश तक नहीं दिया गया और यही लाश बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया। ये समझ सकते हैं कि ये कितना प्रताड़ना के बाद इनको फांसी की सजा दी गई सूर्य सेन को। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सूर्य सेन जो है चटगांव से बिलोंग करते हैं और चटगांव अभी वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शस्त्रागार डकैत कांड के प्रमुख क्रांतिकारी कौन है, तो आप बता सकते हैं सूर्य सेन है। और यह कहाँ से बिलोंग करते हैं? चटगांव से। इनको फांसी की सजा 12 जनवरी 1934 को दी जाती है। एकदम ये घटना आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं 1940 को जनरल हत्याकांड, जनरल डायर हत्याकांड। और यही डायर हत्याकांड जो है इसको माइकल ओ डायर के नाम से भी जानते हैं। और ये पॉइंट हमने पहले भी बताया है कि लंदन में ये बात होती है। माइकल ओ डायर और उधम सिंह इसके प्रमुख क्रांतिकारी हैं। थोड़ी सी और एक घटना समझ लेते हैं, बिल्कुल ये भी आपको याद हो जाएगा। आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को एक प्रमुख घटना भारत में होती है। उस घटना का नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये मैंने आपको बताया भी था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस क्रम में जालियांवाला बाग में एक मेला का आयोजन किया गया था और उस मेले में बच्चे, बूढ़े, औरत सभी लोग थे। और उस समय माइकल ओ डायर जो है, इस समय रेजिनॉल्ड डायर जो थे उसने गोली चलाया। और माइकल ओ डायर जो था उस समय का पुलिस अधीक्षक था और इसी ने आदेश दिया था। तो माइकल ओ डायर के आदेश पर रेजिनॉल्ड डायर ने गोलियां चलाया। हालांकि रेजिनॉल्ड डायर जो है लकवा से ग्रसित हो गया और उसको प्रकृति ने उसको ऊपर बुला लिया। समझ लीजिए कि ये प्रकृति ने उसको ऊपर बुला लिया, तो उसे मारने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन प्रमुख जो आरोपी माइकल ओ डायर जिसने ये अनुमति दिया था, इसमें एक व्यक्ति है उधम सिंह। यही उधम सिंह अपना पूरा परिवार खो चुके थे ये जालियांवाला बाग हत्याकांड में। जालियांवाला बाग हत्याकांड में मेला से देखिएगा, मेला में इनके पूरे परिवार गए थे और उस मेला में जो है पूरे परिवार को यही घर आके जब लौटते हैं तो अपने आप को एकदम शाम का वक्त था, एकदम मायूस बैठे हैं, घर में एकदम शांति है। और अब देखिए ये उसी वक्त ये तय कर लेते हैं कि हमें इसके पीछे जो भी प्रमुख आरोपी है उसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और यही तय कर लेते हैं कि माइकल ओ डायर को हम मारेंगे। देखिए एक पंजाब का एक व्यक्ति उधम सिंह, 1919 का घटना 1920, वो 20 साल तक यही फेरा में है कि कब हमको माइकल ओ डायर मिले कि हम उसको मारे। ये कब माइकल ओ डायर के फेरा में है और 20 साल तक ये अपने अंदर की आग को एकदम जलाए रखे हुए हैं और लंदन जाते हैं। यहाँ से चूंकि हर वक्त ये फिराक में थे कि कब ये मिले, चूंकि एक अब उधम सिंह अब धीरे धीरे वृद्ध हो रहे हैं। अब वृद्ध होने के बाद सब चीज देखना है कि मारे एकदम पक्का मारे, ऐसा ना कि बिना मारे ही हमको फांसी हो जाए। तो इसलिए कि यहाँ से माइकल ओ डायर यहाँ से चला जाता है, इसको जो है पदमुक्त कर दिया जाता है और ये लंदन चला जाता है। और वहाँ पर एक पार्क में बैठकर बेचारा आराम से चाय पी रहा था।
पार्क में बैठा हुआ था, चाय पी रहा था, सुबह की बात है, और उस वक्त तुरंत यही उधम सिंह पहुंचते हैं और उसको गोलियों से छल्ली कर देते हैं। तो समझ सकते हैं कि बेचारा का सुबह अब अंत हो गया, और यही सुबह अंत हो गया। कौन थे? तो माइकल ओ डायर थे। यह कहाँ हुआ? तो लंदन में हुआ। इसके प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो उधम सिंह थे। इसके बाद बात करते हैं, जब सभी क्रांतिकारियों की बात कर लिए तो एक क्रांतिकारी कैसे छूट सकते हैं? वो है चंद्रशेखर आजाद। देखिए, चंद्रशेखर आजाद को थोड़ा सा समझ ले, एकदम आपको लगेगा कि आज़ादी में जो प्रमुख क्रांतिकारी के रूप में कौन कौन सी ऐसी घटना थी, इन सभी चीज़ों को अगर आप याद रखते हैं तो देश के लिए आप ईमानदारी और निष्ठापूर्वक आप हमेशा योगदान करिएगा। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को होता है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को होता है, और इनका जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में होता है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में देखिए, चंद्रशेखर आजाद असहयोग आंदोलन के समय में पहली बार गिरफ्तार होते हैं। हालांकि आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि चंद्रशेखर आजाद कभी गिरफ्तार नहीं हुए, हमेशा लड़ते रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 14 साल की उम्र में 14 साल का एक बच्चा असहयोग आंदोलन में कपड़ा जला रहा था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हो रहा था। उस समय अंग्रेज जो है इसको गिरफ्तार कर लेते हैं चंद्रशेखर आजाद को, और गिरफ्तार करके पुलिस अधीक्षक के पास लेकर जाते हैं। अधीक्षक पूछते हैं, पुलिस अधिकारी पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? बताते हैं आजाद। एक छोटा सा बच्चा बताते हैं मेरा नाम आजाद है। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बताते हैं कि स्वतंत्रता। तुम्हारा घर कहाँ है? बताते हैं कि भारत, भारत मेरा घर है। अब देखिए, जो पुलिस अधिकारी था वो इसको डांटता है, बेहुदा तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं, तुम पिता का नाम पूछ रहे हैं, तुम उल्टा सीधा बता रहे हो, तुम बहुत बेहुदा है। और वहीं पर छोटा बच्चा समझ के जो पुलिस अधीक्षक था उसको उनको छोड़ देते हैं, यानी उनको कैद में नहीं रखते हैं। तो इसके बाद तो देखिएगा, ये जहाँ भी देखिएगा इनकी एक ये था कि ये लोग जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं, और वही हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी के अंतर्गत कई नेता जो थे, ये क्रांतिकारी नेता जो थे, वो उसके सदस्य रहते हैं। और यही ये लोग जो है इनको घेरने की प्रवृत्ति हर बार ये करते क्या थे कि अंग्रेजों को परेशान करके फिर भाग आते थे, अंग्रेजों को मारते थे, भाग आते थे। तो ये कभी पकड़े नहीं गए। पकड़ने के लिए जो है पूरे अंग्रेज जो है अपना प्रयास पूरा एड़ी चोटी लगा दिया कि कभी तो आज़ाद पकड़ा जाए। और आज़ाद कहते थे कि मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद था और आज़ाद ही रहूँगा, कभी अंग्रेज़ों के हाथे नहीं आऊँगा। यही हुआ अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में एक घटना घटित होती है। इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों को सूचना मिलती है कि यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी के कई ऐसे क्रांतिकारी नेता जो है, क्रांतिकारी सब मीटिंग कर रहे हैं। अंग्रेज़ तुरंत धावा बोल देते हैं अल्फ्रेड पार्क पर, और इस समय सभी लोग गोलीबारी चलाना शुरू कर देता है। इसमें धीरे धीरे कई क्रांतिकारी नेता लोग जो है गोलीबारी के साथ वो लोग निकल जाते हैं, भाग निकलते हैं। यही अंतिम समय में जो अंग्रेजों को घेर कर रोकने का काम जो है यही करते हैं चंद्रशेखर आजाद। आपने फिल्मों में भी देखा था, एकदम वो सही घटना उसी पर आधारित किया गया था कि मात्र वो एक गोली बचा हुआ था, और अंग्रेजों को ऐसा लगा कि जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये हमको शूट ना कर दे। एक पेड़ के पीछे बैठकर छिपकर अंग्रेजों को हमेशा जो है मारने का काम कर रहे थे। मात्र एक गोली बचा था, बोले कि हम अंग्रेजों की गोली से मरना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो गिरफ्तार होंगे तो अंग्रेजों के हाथों मरेंगे, इससे बढ़िया हम अपनी मौत खुद मरे। और यही एक गोली अंतिम समय में बचा था, तो अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने स्वयं को गोली मारकर ये भारत की शहादत के रूप में, वीर शहीद के रूप में आए। मिलते हैं अगले क्लास के वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।